हम लानत भेजते हैं ऐसी कुर्सियों पर, लानत भेजते हैं कि तुम हमें डरा लोगे, कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे, तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप में जुर्रत है, लगाओ गवर्नर राज तुम। तहरीक इंसाफ इज नो मोर ए पॉलिटिकल पार्टी, वो एक वायलेंट मॉब बन चुका है। कानून और आइन ऑप्शंस देते हैं ना, आइन के अंदर गवर्नेंस रूल की भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है कि जब किसी सूबे में ब्रेक डाउन हो जाए, वो आइन के मुताबिक ना चल रहा हो, तो वफाक वहां पे गवर्नेंस रूल लगा सकता है। ये केपी गवर्नमेंट चले जाएगी, गंडापुर साहब पैकअप कर दिए जाएंगे, इस तरह का प्लान है, या आपको लगता है कि कोई बचत का रास्ता है, कोई दरमियानी रास्ता अभी भी कोई बचा है? देखिए, जो गंडापुर है वो तो काफ़ी समझदार है, और समझदार से मुराद ये है कि उनकी वो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से हमें झगड़ना नहीं चाहिए बल्कि सुलह सफाई करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उनकी मजबूरी ये है कि वो इमरान खान को नहीं छोड़ सकते और उसकी मुकम्मल वो ताबेदारी भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो तभी जीत सकते हैं और तभी उनकी लीडरशिप रह सकती है अगर वो इमरान के साथ रहें। और शायद उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट भी नाराज़ हो जाए तो हो जाए, मेरी हुकूमत भी चली जाए तो चली जाए, मैंने इमरान खान का साथ देना। ये जो चंद दिन के उनके बयानात हैं, मैं उनसे ये रेफ़र कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ हुकूमत ने पिछली दफ़ा ये तय कर चुके हैं वो कि अगला अगर स्टेप लिया अली अमीन गंडापुर ने कोई भी, तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इनको फ़ारग कर दें। अगरचे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात कई लोगों को थे कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि केपी में उनका कोई हामी नहीं है, टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग जारी है, पीटीआई को एक रिलीफ मिला हुआ है, एक एस्टेब्लिशमेंट और उसका रास्ता खुला हुआ है, ये वो दलाइल उसके हक़ में थे। लेकिन इसके ख़िलाफ़ दलील ये थी कि क्या हम किसी सूबे को ये इजाज़त दे दें कि वो बार बार मरकज़ पर हमला करे और जो अथॉरिटी ऑफ रिट ऑफ द स्टेट है उसको चैलेंज करें। तो फिर फाइनली यही फ़ैसला हुआ कि इसके बाद अगर ये हुआ तो देन जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको देखा जाएगा। आपकी खबर थी, बल्कि आपने हमारे प्रोग्राम में बताया कि बुशरा बीबी को ज़ुबाबंदी के साथ मशरूत करके छोड़ा गया था और उसमें कोई अली अमीन साहब ने भी कोई रोल प्ले किया और कोई मैकेनिज़्म बना। तो इसका मतलब है कि फिर उनकी सारी की सारी एफ़र्ट्स और वफ़ाएँ जो हैं वो फिर अपनी पार्टी के साथ ही हैं, और उन्हें जो कहा जाता था या उन पे स्टिग्मा लगाया जाता था या लोग कहते थे कि वो कंप्रोमाइज़्ड हैं, ऐसी फिर कोई बात नहीं। वो देखिए, सोच है उसकी कि भाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चलना चाहिए। वो तकरीबन इस वक्त जितनी भी लीडरशिप बाहर है जेल से, सबका यही ख्याल है। आप उन्हें कंप्रोमाइज़ कह लें, आप उन्हें वाइज कह लें, वटेवर जो भी कह दें, दोनों तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के हक़ पे नहीं है। अपना रोना, अपनी कहानी सुनाते हैं, सूबे की कहानी नहीं सुनाते। बाहर आते हैं, कैसेट तब्दील करते हैं और फिर एक और कैसेट लगा लेते हैं। लिहाजा मुझे बताएं कि कौन सी मीटिंग में क्या वज़ीर आला ने ये ऐलान किया कि मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर पे, और वफाक जो है मुझे इस पर सपोर्ट करे। आज उनके पास 1 पॉइंट एजेंडा है, वो नहीं समझते, समझ नहीं आ रही कि किसके पाँव पड़ जाएँ और इमरान खान को एनआरओ दिलवा दें। इस वक्त उनका 1 पॉइंट एजेंडा है एनआरओ। वो लोग जो किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, वो लोग जो किसी के साथ गले नहीं मिलना चाहते थे, वो लोग जो कहते हैं आप सब फॉर्म 47 वाले हो, आज हर फॉर्म 47 वाले के जो कह रहे थे कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, उनके पाँव पड़ना चाहते हैं कि हमें एनआरओ दे दो। कोई ऐसा भी हो सकते हैं वाक़यात के अली अमीन गंडापुर की हुकूमत उधर से ख़त्म हो जाए, कोई आपको लग रहा है ऐसा? चूँकि मैं इस वजह से आपसे जब भी बात होती है, जैसा आप फरमा भी रहे थे कि बुशरा बीबी की जब रिहाई मुमकिन हुई तो कहने वाले कहते हैं, बताते हैं कि शायद अली अमीन साहब ने भी कोई रोल उसमें प्ले किया हो, कोई डिस्कशन में या बात ब्रेक थ्रू में। तो उसका मुस्तकबिल, उस गवर्नमेंट का मुस्तकबिल और अली अमीन का बतौर वज़ीर आला मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा सवाल ये है कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है इन लोगों के साथ, इस रूलिंग एलीट के साथ और इस अवाम के साथ और इन मसाइल के साथ। उससे बड़ा सवाल ये है कि जब आपने वफाकी हुकूमत का मैंडेट ले लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो केपी क्या है? लेकिन इसके दो पहलू हैं।
मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई होगा अली अमीन गंडापुर के साथ, कोई बहुत बड़ा कोई हादसा खुदा ना खास्ता सानिया ना हो जाए, कोई बड़ी बात ना हो जाए, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो। दो वजूहत हैं, एक अली अमीन गंडापुर जैसा इनको अच्छा आदमी नहीं मिलेगा इस हुकूमत को, जो रोज़ इनको कोई जवाज़ मुहैया करता है, जिसकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस और ज़ुबान पे सवालात ही सवालात हैं, जो कभी लाहौर नहीं पहुंचता, कभी पिंडी नहीं पहुंचता, जो चाइना चौक से केपी असम्बली से निकलता है, जो एंड टाइम पे 26 नवंबर को बुशा बीबी को लेके मानसहरा चला जाता है। एक तो अली अमीन गंडापुर जैसा आदमी नहीं मिला था। दूसरा, इस इतना बड़ा पागलपन हुकूमत नहीं कर सकती कि वो केपी में गवर्नर राज लगा दे। एक तो गवर्नर राज लगाने के लवाजमात हैं, खैर अब तो लवाजमात की कोई औकात ही नहीं रह गई। दूसरा ये है कि गवर्नर राज लगा के क्या करेंगे। आपको पता है केपी में कितनी नफरत है, और ये कितनी नफरत तकसीम बलूचिस्तान में, शनाख्ती कार्ड देख के पंजाबियों को मारते हैं। हालांकि पंजाबियों ने बलूचिस्तान का क्या किया है, हमेशा सीना फुलाया है, सीने से लगाया है। बलूचिस्तान की महरूमी के तो सबसे बड़े ज़िम्मेदार वो उनके वडेरे हैं, उनके सरदार हैं, और उसके बाद आगे बात चलती है हमारा। तो बलूचिस्तान में जो हाल है, आप आज़ाद कश्मीर जाएं तो वो कहते हैं पाकिस्तान से आए हो, आप जीबी जाएं तो वो कहते हैं हमारा हम कौन है। आप केपी को भी इस तरह ही करना चाहते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल बड़ाई साहब का दावा है कि किसी स्टेज पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरियम बीबी को बतौर प्राइम मिनिस्टर नामजद कर देंगे, पार्टी की जानिब से नामजदगी उनकी हो जाएगी। तो ये वो मौका होगा जो पार्टी के अंदर, फैमिली के अंदर डिफरेंसेस को जन्म देगा, और ये डिफरेंसेस शायद बढ़ भी जाएं। इस तरह की बातें वो क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। आपका एक आर्टिकल मैं देख रहा था, मेरा ख्याल है कि पिछले 2-4 महीने में वो सबसे ज़्यादा आपका डीप रूटेड आर्टिकल मेरे हिसाब से, वो नवाज शरीफ साहब की खामोशी के ऊपर आपने बड़ा तफसीली मजमून एक बांधा है, और उसमें आप बेसिकली बता रहे हैं कि ये तो ख़ानदान में दरार भी पड़ सकती है, और ख़ास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं जैसे वो सोचा करते हैं। क्या कंक्लूड मज़ीद आप कर सकते हैं इस सारे सिनेरियो को लेकर? देखिए, नून पे बड़ा मुश्किल वक्त है, दो मुश्किल वक्त है। एक मुश्किल वक्त तो ये है कि उनको अंदाज़ा है कि उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्रम्बल हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा फैसला करना है कि नवाज शरीफ शुरू से नून में नंबर 1 रहे हैं, और शुरू से शहबाज शरीफ नंबर 2 रहे हैं। मरियम और हमजा उसके बाद आते थे, नंबर 3, नंबर 4। अब फैसला ये करना है कि नवाज शरीफ साहब ने जो जैक लगा के मरियम को नंबर 3 कर दिया है पक्का, और नंबर 2 शहबाज साहब है। अब अगला मरहला ये है कि शहबाज साहब की जगह मरियम को जैक लगा के नंबर 2 कैसे करना है। ये नवाज शरीफ साहब का चैलेंज आप बता रहे हैं? हाँ, ये चैलेंज है उनके लिए, और नंबर 2 करने का मतलब ये है कि मुस्तकबिल में वो नंबर 1 होंगी। तो ये वो उनका प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्टर की फेडरल में, और अगले इलेक्शन में ही। मेरा अंदाज़ा ये है कि ये कोई लंबी बात नहीं है, ये अगले इलेक्शन में ही ये वो करना चाहते हैं, जब भी इलेक्शन हो। जब भी इलेक्शन होगा। और ये बहुत बड़ा एक मखमसा है, कोई किंग लियर के मखमसे से या मैकबत के मखमसे से ये कम नहीं है ये फैसला करना। तो इससे वो गुजर रहे हैं, ये उनकी पुरस्कार मैंने अंदाज़ा लगाया कि वजह है उनकी साइलेंस की। और देखो, फैसले सारे उनकी मर्ज़ी से हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के फैसले सारे, जितनी वो पॉलिसियाँ बना रहे हैं वो तो ओपनली कहती हैं, नवाज शरीफ से मशवरे से बनते हैं, ब्रीफिंग होती है उनको। और दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट के भी कोई बड़ा फैसला उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होता। नवाज शरीफ कोई रोल प्ले कर सकते हैं कि आपको लगता है कि किसी स्टेज पे वो थोड़ी चीज़ों को नॉर्मलाइज करवाने के लिए या हीट कम करने के लिए, या जरदारी साहब कोई रोल प्ले कर रहे हों? नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो आप रोल प्ले करने की बात करते। नवाज शरीफ तो उस वक्त भी बनी गाला चले गए थे। वो आसिफ अली जरदारी ने और शहबाज शरीफ ने इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्हें कहा कि आप मिसाक मईशत कर लें, हम आपके साथ खड़े होंगे। आप बदले में चोर और डकैत कहते रहे। आपको रास्ता लेना है और रास्ता देना है। आप जबर से लेना चाह रहे हैं, प्रेशर से लेना चाह रहे हैं, वो अब आप 26 नवंबर में वो काम नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब की
जो मुमकिना ये सारी खामोशी है, और इस खामोशी में सोहेल बड़ाई साहब ने इस पे लिखा भी, बड़ा डिटेल लिखा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि शायद मरकज़ में मरियम बीबी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अनाउंसमेंट हो जाए किसी वक्त, जब भी नया इलेक्शन आना है, तो ये एक पार्टी के अंदर बहुत बड़ी दरार की वजह भी बन सकती है। इस तरह की बातें स्पेकुलेट यानी हो रही हैं, डिस्कशन हो रहा है। आपका उनकी खामोशी को लेकर और इस सिनेरियो को लेकर आपका क्या टेक है? देखिए, कुछ होते हैं हादसात के पैदावार, इत्तफाकात की पैदावार, जिनके अंदर कुछ नहीं होता, गुब्बारों में हवा भरी जाती है और वो कुछ अरसे के लिए फ़िज़ा में नज़र आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। इमरान खान का शुक्रिया अदा करेंगे जिसने नवाज शरीफ से जान छुड़ाई, आसिफ अली जरदारी को इररिलेवेंट कर दिया, जिसने जो बारियां लगी हुई थी उनसे जान छुड़ाई, स्टेटस को तोड़ा। इमरान खान कभी भी अच्छा हुक्मरान नहीं रहा। 3.5 साल जो उसको मिले, 5 साल मिलने चाहिए थे, लेकिन उस जैसा मैंने अपोजिशन लीडर नहीं देखा। न डर, बेखौफ और मजबूत असाब का मालिक। नवाज शरीफ कभी एक सियासतदान था, जोड़ तोड़ का सियासतदान, डीलों वाला सियासतदान और ख़रीदो फरोख्त वाला सियासतदान। तो एक मोड़ आता है जब आपका एंड हो जाता है, शेर बूढ़ा हो गया है। अब ये जो हमारे बड़े बड़े जुगादरी अहले इल्म है ना, ये इस गुब्बारे में जितनी भी हवा भरेंगे ना, भरी नहीं जाएगी, क्योंकि गुब्बारे में बड़े सुराख हो चुके हैं। अब मेहरबानी करें, अगर खुरम दस्तगीर साल पूरी लगाता है और उससे नवाज शरीफ से नहीं मिल पाता, तो आप अल्लाह के नाम पे जो टीवी पे बैठे हैं, अब छोड़ दें उस बंदे का पीछा। उसको कोई दिलचस्पी नहीं है सियासत में और पार्टी में। कल का मुझे नहीं पता, मैं आज इस वक्त तक के हालात की कर रहा हूँ बात, और 8 फरवरी 2024 का जितना बड़ा धचका उसको लगा है, और फिर जो बंदा यास्मीन राशिद के सीट शेयरिंग में मुबैना तौर पर फॉर्म 45 के तहत, मैं क्या उस बात करूँ।